नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीड 2022 लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है और हमने काफी चीजें अब तक डिस्कस कर चुकी हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। और इसके साथ साथ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो थ्योरी मानी जाती है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लंबी रहेगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई आपका डाउट होता है, कुछ चीज समझ नहीं आती, वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको लाइक करेंगे ये और लोगों तक वीडियो पहुंचेंगी हमारी। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव कॉग्निटिव को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब ये हो गया कि हमारी बुद्धि का ऐसा एस्पेक्ट्स जो कि इसका मेन काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना, उसको ग्रहण करना, समझना कि वो क्या है, उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करना। ये पूरा कॉग्निटिव का पार्ट हो गया कि कैसे हम अपने आसपास की चीजों को सीखते हैं, उनका कंसेप्ट हमारे दिमाग में कैसे डेवलप होता है, उनकी इमेजेस हमारे दिमाग में डेवलप होती हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ये सारा का सारा जो भी एस्पेक्ट्स है, ये सारा का सारा कॉग्निटिव में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव में जैसे कि इंफॉर्मेशन लेना, यानी कि हिंदी में उसको आप कह सकते हैं एसिमिलेट करना, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को लेना। उसके अलावा चीजों को ऑब्जर्व करना, उसको देखना, उसकी इमेज बनाना, कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद थिंकिंग जो हम करते हैं वो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं कॉग्निटिव के। ये सारी चीजें जो है हमारा कॉग्निटिव करता है। ठीक है, तो ये बुद्धि के अंदर ही आ जाता है कॉग्निटिव। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो जीन पियाजे की है, जिसमें कि उन्होंने ये बता रखा है कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस प्रकार से होता है। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है। इसको काफी ये यूजफुल थ्योरी है। स्कूल में काफी बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो बनते हैं स्कूल में बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या होता है कि डेफिनेटली इससे पूछा ही जाता है। जीन पियाजे की जो भी थ्योरी है उससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा कोई ना कोई। तो इसलिए आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जीन पियाजे की थ्योरी क्या है। हम भी बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे कंसेप्ट्स जीन पियाजे ने ही दिए थे और जब उन्होंने अपनी थ्योरीज बताई थी तो इन सारे वर्ड्स का उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किया है। तो हमें ये कंसेप्ट्स अगर पहले से पता होंगे तो उनकी थ्योरी को हम इजिली समझ पाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं वो अडेप्टेशन की, कि अडेप्टेशन क्या होता है। देखिए, अडेप्टेशन का अगर मैं सिंपल टर्म को सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अडेप्टेशन हो गया कि हम हमारी बुद्धि अपने आसपास के वातावरण से कैसे समायोजित कर पाती है, खुद को कैसे अडेप्ट कर पाती है। ठीक है, अडेप्टेशन को अगर आप हिंदी में कहेंगे तो ये होता है अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि कैसे हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो कॉग्निटिव है, वो आसपास के वातावरण से खुद को अडेप्ट करता है, खुद को उसमें समायोजित कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है ना। कि हमारे आसपास नई नई चीजें होती हैं, नई नई तरह की समस्याएं होती हैं, उनको सोल्व करना, उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना, ये सारी चीजें कैसे हमारा कॉग्निटिव करता है। तो ये जो भी प्रोसेस है उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं कि अडेप्टेशन के द्वारा हमारा हमारा जो हमारी जो कॉग्निटिव बुद्धि है वो आसपास के वातावरण से खुद को समायोजित कर पाती है। अब अडेप्टेशन में भी दो प्रोसेस आ जाते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है कि अडेप्टेशन में भी दो प्रोसेस आते हैं। पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं आत्मसातकरण। आत्मसातकरण और इसको हम कह सकते हैं
एकोमोडेशन को समायोजन। ये इसका हिंदी टर्म है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश टर्म जरूर याद किया करिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंग्लिश टर्म जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन कई बार हिंदी टर्म जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कई शब्द का एक ही मतलब होता है हिंदी में। ठीक है, तो आप इसको इसी का ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश टर्म जरूर पता हो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एसिमिलेशन की, कि एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है। तो जीन पियाजे ने एसिमिलेशन को समझाते हुए ये कहा है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारी बुद्धि होती है, इसमें पहले से कुछ मेंटल सेट बने होते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त भी उसके कुछ मेंटल सेट्स होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने आसपास के वातावरण से जब इंटरेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो मेंटल सेट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। मेंटल सेट्स मतलब कुछ ऐसे पहले से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग जब आप सामने रिएक्ट करते हैं तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके दिमाग में पहले से ही है कि भाई आसमान में जो उड़ने वाले जानवर होते हैं उनको हम पक्षी कहते हैं, है ना, जैसे कि कबूतर पक्षी है, गौरैया पक्षी है, ये आपके दिमाग में पहले से इंफॉर्मेशन पुट है। तो क्या होगा कि जब आप किसी और पक्षी को भी देखेंगे आसमान में उड़ते हुए तो आप समझ जाएंगे कि वो पक्षी है, क्योंकि उड़ने वाली चीज आसमान में पक्षी कहलाती है। एक ऐसा मेंटल सेट आपके दिमाग में पहले से बना हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। लेकिन एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है कि जब आपका पहले से बना हुआ मेंटल सेट काम नहीं आता। जैसे कि आसमान में जब प्लेन उड़ता हुआ अगर आप देख लें कि भाई ये प्लेन उड़ रहा है आसमान में, और अगर आप उसको भी पक्षी कह दें, आपका मतलब, मैं यहाँ बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप तो बड़े हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर बच्चा मान लीजिए किसी प्लेन को उड़ता हुआ देख ले और उसको कह दे कि ये भी पक्षी है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पक्षी नहीं है, ये प्लेन है। ठीक है, फिर वहां पे बच्चे को हमें इनमें डिफरेंस बताना पड़ेगा। हालांकि बच्चे ने इसको पक्षी इसलिए कहा क्योंकि उसका जो पहले से मेंटल सेट था वो यही था कि आसमान में जोड़ने वाला जानवर होता है वो पक्षी कहलाता है, जो भी जीव होता है वो पक्षी कहलाता है आसमान में उड़ने वाला। हालांकि बाद में जब उसको बताया जाएगा कि भाई नहीं नहीं ये प्लेन है, तो वो समझ पाएगा कि हाँ भाई ये प्लेन होता है, और आगे से वो प्लेन को प्लेन कहेगा और पक्षी को पक्षी कहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एकोमोडेशन का, कि जब उसका मेंटल सेट काम नहीं आया तो उसने क्या किया, अपने मेंटल सेट में वो चेंज लेकर आया, उसने अपने मेंटल सेट को चेंज कर दिया पहले से। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मान लीजिए अगर वो किसी जानवर को देखता है, मान लीजिए उसने कुत्ते को देखा और उसको पता है कुत्ता कैसा होता है, 4 पैर होते हैं, उसकी पूंछ होती है लंबी सी, है ना। अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी बिल्ली को देख ले और उसको भी कुत्ता कहे, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। हालांकि वो ऐसा क्यों करेगा, बिल्ली को देख के कुत्ता वो इसलिए बोलेगा क्योंकि उसके मेंटल सेट में पहले से फिक्स है कि अगर कोई 4 पैर वाला छोटा जानवर है जिसकी पूंछ होती है वो कुत्ता होता है, तो इसलिए वो मेंटल सेट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो मेंटल सेट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वो बिल्ली को अगर कुत्ता कह दे तो दिक्कत आ जाएगी। तो वहां पे फिर उसको अपने मेंटल सेट में चेंज लेकर आना पड़ेगा। फिर वो समझ जाएगा कि बिल्ली की एक अलग विशेषताएं होती हैं, कुत्ते की अलग विशेषताएं होती हैं। फिर उनमें जब डिफरेंस समझ जाएगा तो उसका मेंटल सेट चेंज हो गया। अब वो बिल्ली को बिल्ली कहेगा आने वाले टाइम में और कुत्ते को कुत्ता ही कहेगा। तो एसिमिलेशन का मतलब ये है कि आपका मेंटल सेट जो है, पहले से जो मेंटल सेट है, जब तक वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है आप एसिमिलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो नहीं कर पाता, प्रॉब्लम आती है, आप अपने मेंटल सेट में फिर क्या करते हैं, चेंज लेकर आते हैं, तो वो कहलाता है एकोमोडेशन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला टर्म है वो है इक्विलिब्रेशन। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इक्विलिब्रेशन को। देखिए इक्विलिब्रेशन क्या होता है। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, एक मिनट, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं साम्य धारण, साम्य धारण। और ये काफी हद तक एडेप्टेशन से मिलता जुलता है। ठीक है, एडेप्टेशन में तो हमने प्रोसेस समझ लिया कि कैसे हमारा जो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मानसिक है, वो कैसे अपने आसपास के वातावरण में खुद को एडजस्ट कर रहा है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा। लेकिन इक्विलिब्रेशन क्या है कि जब हम ये प्रक्रिया दोहराते हैं, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से लूं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जब कुत्ते को देखकर कुत्ता कहे तब तक तो ठीक है, उसको पता है कि भाई कुत्ता क्या होता है, और कुत्ते को देखकर जब तक कुत्ता कह रहा है तो ठीक है, यानी कि वो अभी तक ठीक है। लेकिन जैसे उसके सामने बिल्ली आ जाए और उसको भी वो कुत्ता कह दे तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या होगा
तो वो एक अनबैलेंसिंग की सिचुएशन में आ जाएगा, है ना, अनबैलेंस हो जाएगा, उसका मेंटल सेट अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब वो अपने पहले के मेंटल सेट को एक गलत जगह अप्लाई कर रहा है। फिर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे कि नहीं, ये बिल्ली होती है, इसको आप समझो ये कुत्ते से अलग होती है। हम थोड़ा सा उसको प्रॉपर्टी समझाएंगे कि भाई कुत्ते की ये प्रॉपर्टी होती है, बिल्ली की ये होती है। तो जब वो समझ जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, बिल्ली को बिल्ली बुलाएगा और कुत्ते को कुत्ते बुलाएगा। यानी कि उसके बाद वो एक इक्विलिब्रेशन की स्टेट में आ जाएगा, एक साम्य धारण की परिस्थिति में आ जाएगा, उसका मेंटल सेट फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रेशन का कंसेप्ट है, जिसमें कि जब बच्चे का पहले से जो मेंटल सेट है वो किसी नई परिस्थिति में जब काम नहीं आता, तो बच्चे का जो मेंटल सेट है वो अनबैलेंस हो जाता है। फिर जब उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है तो वो अपने मेंटल सेट में कुछ चेंजेस लेकर आता है, और जैसे ही वो अपने मेंटल सेट में चेंजेस लेकर आता है वो फिर से इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन में आ जाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा स्कीमा। अच्छा देखिए, स्कीम्स और स्कीमा हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे क्योंकि दोनों मिलते जुलते टर्म्स हैं। एक मिनट, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्कीम्स की, और उसके साथ स्कीमा दोनों हम एक साथ कवर करेंगे क्योंकि क्या है कि मिलते जुलते टर्म है। नंबर 3 पर था स्कीम्स, एक मिनट गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई। स्कीम्स और दूसरा है स्कीमा। स्कीमा, स्कीम्स एंड स्कीमा, ये देखो ये आपको ये दोनों ही टर्म जो है वो एक जैसे लग रहे होंगे, स्कीम्स भी और स्कीमा भी। लेकिन जीन पियाजे ने इसमें डिफरेंस समझाया है कि स्कीम्स क्या होते हैं और स्कीमा क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीम्स की। स्कीम्स का मतलब हमारे ऐसे मेंटल सेट्स, हमारे ऐसे मेंटल सेट्स जिनको कि हम अपने जीवन में बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। ठीक है, जब हम अपने ऐसे मेंटल सेट्स जिनको हम बार बार दोहराते हैं तो वो कहलाता है स्कीम्स। जैसे कि मान लीजिए एक बालक है जो सुबह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने से पहले वो डेली क्या है, नहाता है, उसके बाद कपड़े पहनता है, अपने जूते बांधता है, बैग अपने पैक करता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर वो स्कूल जाता है ना। तो डेली उसका एक रूटीन बना हुआ है, डेली सुबह का जो उसका रूटीन है वो यही है कि डेली वो उठेगा, फिक्स शेड्यूल है उसका, डेली वो उठेगा, फ्रेश होगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़े पहनेगा, है ना, उसके बाद जूते पहनेगा और उसका अपना बैग करेगा और जाएगा, बैग पैक करके चला जाएगा। तो ये उसका पहले से एक मेंटल सेट बन गया है, उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता इस काम को बार बार करने के लिए, है ना। अब जैसे आप हैं, आपका भी एक रिपीटेड बिहेवियर होगा जो आप डेली आप अपनाते होंगे, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, या कहीं भी। तो जब हमारा एक ऐसा मेंटल सेट जिसको हम बार बार दोहराते हैं वो कहलाता है हमारा स्कीम्स। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वहीं अगर हम बात करें स्कीमा की, तो स्कीमा का मतलब ये हो गया कि जब आप सॉरी आवाज चली गई थी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी। स्कीमा, स्कीमा का मतलब जब हम किसी एक सिचुएशन में सीखी गई चीजों को किसी दूसरी परिस्थिति में अप्लाई कर पाए। किसी एक सिचुएशन में जब हम कोई चीज सीखते हैं और उसको जब हम किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो वो स्कीमा कहलाता है। अब जब हम किसी एक सिचुएशन में सीखी गई चीज को दूसरी जगह जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को। क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। यानी कि स्कीमा का मतलब हमारे ऐसे मेंटल सेट्स होते हैं, हमारे ऐसे मेंटल सेट्स होते हैं, हमारे ऐसे मेंटल सेट्स होते हैं जिनको कि हम जनरलाइज कर पाए। क्या कर पाए, जनरलाइज कर पाए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। जनरलाइज करने का मतलब ये है कि आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में भी उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा जब अपने घर में अपने मम्मी या पापा को खाना खाते हुए देखता है, तो जैसे मान लीजिए वो देखता है कि कैसे उसके मम्मी पापा दाल चावल हाथों से मिला के खा रहे हैं, है ना।
तो उसने देखा उसके दिमाग में एक मेंटल सेट बन गया। अब वो जब खुद भी खाएगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं दाल चावल को अपने हाथों से मिलाकर खाऊं। तो जब वो दाल चावल को मिलाकर खा रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो उस सिचुएशन में सीखी गई चीजों को यहाँ दूसरी जगह अप्लाई कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो जनरलाइज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे ने अपने दिमाग में दाल चावल को मिलाकर खाने का स्कीमा डेवलप कर लिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट और है, अभी एक नहीं अभी दो है, एक है कंजर्वेशन का और दूसरा है डिसेंटरिंग का। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कंजर्वेशन की, कि कंजर्वेशन क्या होता है। ये फिफ्थ कंसेप्ट है हमारा कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन को हम हिंदी में कहते हैं संरक्षण। संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। अब जीन पियाजे ने इसको एक्सप्लेन करते हुए संरक्षण के बारे में क्या बताया है कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से डायरेक्ट समझाना चाहूंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिससे मान लीजिए ये बच्चा, इसके सामने ये दो गिलास हैं, दोनों ही गिलास एक ही आकार के हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसे गिलास हैं दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में एक जैसे, और इनमें जो पानी है वो भी बराबर मात्रा में यहाँ पे आप देख सकते हैं भरा हुआ है। अब क्या होता है कि अगर हम इस वाले गिलास का पानी किसी लंबी जार में या किसी लंबी परख नली यहाँ कह सकते हैं इसमें रख दिया जाए, तो हालांकि पानी तो उतना ही है, लेकिन क्योंकि आप इसको किसी लंबे बर्तन में रख रहे हैं, किसी लंबी जार में रख रहे हैं, तो क्या होगा जब आप पानी इन दोनों बर्तन को एक साथ रखेंगे तो सीधी सी बात है इसमें पानी का स्तर ज्यादा ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये पतली है, पहले वाले गिलास के मुकाबले ये पतली है, तो यहाँ पे पानी का लेवल हमें ज्यादा दिखेगा और इसमें जितना है उतना ही रहेगा। तो जब बच्चा इस सिचुएशन में, जब बच्चा इस दोनों बर्तन को देखेगा तो क्योंकि यहाँ पे उसको पानी का लेवल ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे इसमें कम लग रहा है, तो वो हो सकता है कह दे कि इसमें ज्यादा पानी है। ठीक है, अब बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ लेवल देख रहा है कि इसका लेवल कितना है। ठीक है, इसका लेवल क्योंकि ज्यादा है तो बच्चा कहेगा कि इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन का मतलब ये है कि बच्चे में कंजर्वेशन का जो गुण है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। कंजर्वेशन मतलब जो चीज जितनी है उतनी ही रहेगी, अगर उसकी मात्रा में उसकी अगर हम आकृति में परिवर्तन ला दे, उसके रंग रूप में परिवर्तन ला दे, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो उतनी की उतनी रहती है। बच्चे में ये कंसेप्ट डेवलप यहाँ पर नहीं हुआ इस वाले एग्जांपल में। तो कंजर्वेशन का मतलब भी यही होता है कि अगर आप किसी वस्तु के आकार में, रंग में परिवर्तन कर दे, उसकी मात्रा में परिवर्तन ना करें, तो वो चीज उतनी की उतनी ही रहती है। ये कंसेप्ट बच्चे में डेवलप नहीं होता है स्टार्टिंग में। अब जैसे एक एग्जांपल हम और देने की कोशिश करें कि मान लीजिए एक बड़ा सा चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट है मान लीजिए, एक तो हो गया कि मैं ये पूरा चॉकलेट बच्चे को दे दूं, या फिर मैं अगर इसी चॉकलेट के दो टुकड़े कर दूं यहाँ से, तो जब मैं दो टुकड़े कर दूंगा तो बच्चा सोचेगा कि अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई चॉकलेट। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे दो अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं, उसकी संख्या ज्यादा दिख रही है उसको, हालांकि ये उतना ही चॉकलेट है जितना पहले था। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे में कंजर्वेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो कंजर्वेशन यही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है जैसे कि यहाँ पे डिसेंटरिंग। चलिए अब हम बात करेंगे डिसेंटरिंग। सिक्स्थ नंबर पे आ गया है डिसेंटरिंग। हिंदी में आप कह सकते हैं इसको विकेंद्रण, विकेंद्रण है ना। देखिए डिसेंटरिंग एक ऐसा गुण है, डिसेंटरिंग एक ऐसा गुण है जिसमें बच्चा वास्तविक रूप से सोचता है, वास्तविक रूप से और फैक्ट मतलब तथ्यों के आधार पर जब वो चिंतन करता है तो उसको हम डिसेंटरिंग कहते हैं। जैसे कि जब हम अभी आगे पढ़ेंगे भी कि शुरुआत में क्या होता है कि बच्चा ईगो सेंट्रिक रूप से सोचता है, ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक होके सोचता है। ईगो सेंट्रिक मतलब खुद को सेंटर में रख के सोचता है, हर चीज उसके लिए है, सब कुछ उसके हिसाब से होंगी चीजें। ईगो सेंट्रिक खुद को सेंटर में रख के सोचता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें डिसेंटरिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। डिसेंटरिंग मतलब अब वो खुद को सेंटर में नहीं रखता, जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है उसको
देखकर, उसको समझकर वो सोचना शुरू करता है, अपनी थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये डीसेंटरिंग का कंसेप्ट जीन पियाजे ने दिया था। तो मेनली हमने यहाँ पे जो मेजर, अभी हम 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे अब पियाजे की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है। अब हम इस पर आ चुके हैं कि पियाजे ने अपनी डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको 4 स्टेजेस में बांट के एक्सप्लेन किया है कि जो उन्होंने बताया कि जो बच्चा है उसकी जन्म से लेके जो किशोरावस्था है उसको उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा। पहला हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, बड़ा ही मुश्किल है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। चलिए अगला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रिया अवस्था भी इसको कहते हैं। संक्रियात्मक अवस्था। और अगला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी स्टेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में बच्चे में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की। इस सेंसरी जो मोटर स्टेज होता है इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी एज क्या होती है, बालक किस एज में होता है, तो शुरुआत में जो 0 से 2 वर्ष है बच्चे का, 0 से 2 वर्ष, ये कहलाता है सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा, अभी सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है बच्चे में कि अपने वो जो सेंसेस होते हैं, इंद्रिय, उनके द्वारा ही वो सीखता है। जो उसके सेंस ऑर्गन होते हैं, यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स, उनके द्वारा ही वो इंफॉर्मेशन लेता है। यानी कि उसका जो मानसिक विकास है वो पूरी तरीके से उसके सेंस ऑर्गन्स पर ही डिपेंड करता है। शुरुआत में जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो स्मेल कर रहा है, जो वो टेस्ट कर रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, इन चीजों के आधार पर ही धीरे धीरे उसमें जो उसका मानसिक विकास होता है वो पूरी तरीके से उसके जो सेंसरी मोटर सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बच्चा इस स्टेज में रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी बहुत करता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्टिविटी को हिंदी में आप कह सकते हैं सहज क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि आंखों की पलकें झपकना, ये ऑटोमेटिक होती है, इस पर हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता। हमारी जो हार्ट बीट है, दिल धड़क रहे हैं, ये ऑटोमेटिक है, हम इस पर हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हो गया रिफ्लेक्स एक्टिविटी का। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 0 से 2 साल होते हैं इसमें बच्चा रिफ्लेक्स एक्टिविटी ज्यादा करता है, और उसमें भी शुरुआत का जो 1 महीना होता है इसमें तो बहुत ही ज्यादा करता है। स्टार्टिंग के 1 महीने में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता है। वॉलेंटरी एक्टिविटी फिर वो ज्यादा करता है। वॉलेंटरी एक्टिविटी मतलब अच्छी क्रियाएं जो वो अपने मन से कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा इस स्टेज में बच्चे में इमिटेशन, इमिटेशन मतलब होता है नकल करना किसी की, या अनुकरण कह सकते हैं, अनुकरण। लगभग बच्चा जब 1 साल से ऊपर का होता है, 1+ का होता है, तो बच्चे में ये गुण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अब वो क्या है, अब वो दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर वो आपको फोन पे बात करता हुआ देख रहा है तो वो एक्टिंग करेगा फोन पे बात करने की, अपने हाथ को कान पे रख लेगा और एक्टिंग करेगा। कंघी करता हुआ देखेगा तो खुद भी कंघी करने की कोशिश करेगा। तो क्या कर रहा है वो इंटीमेशन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है वो इस स्टेज में।
ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है इस स्टेज में जीन पियाजे ने, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ऑब्जेक्ट परमानेंस हिंदी में आप कह सकते हैं इसको वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस से मतलब मतलब ये है जीन पियाजे का कि शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे में ये गुण विकसित नहीं होता ऑब्जेक्ट परमानेंस का। मतलब बच्चा ये समझता है कि जब तक कोई चीज उसके सामने है, उसकी नजरों के सामने है, तभी तक वो वस्तु एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। जैसे ही वो वस्तु उसकी नजरों से हट जाएगी, इसका मतलब वो वस्तु इस दुनिया में है ही नहीं। शुरुआत में बच्चा ऐसा सोचता है। लगभग जब बच्चा 6 महीने 7 महीने तक का होता है तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 7 महीने 8 महीने का हो जाता है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है। यानी कि अब वो समझता है कि जब तक चीजें उसके सामने है तब तक तो वो अस्तित्व में है ही, लेकिन अगर वो उसके सामने नहीं है तब भी वो अस्तित्व में है। इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि आपने कई बार बच्चों के साथ ऐसा किया भी होगा खेल खेल में कि अगर बच्चा छोटा है, मान लीजिए 3-4 महीने का है, आपने कोई उसको वस्तु दिखाई तो वो उसको लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उस वस्तु को अपने पीछे छुपा लें, उसकी नजरों के सामने से हटा दें और छुपा दें, तो बच्चा भूल जाएगा कि वो वस्तु है भी। वो उसको लेकर कोई भी क्रिया नहीं करेगा, मतलब रोने की क्रिया कि भाई मुझे वो ला कर दे दो, ऐसा कुछ नहीं करेगा, या खोजने की क्रिया, ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाए तो अगर आप उसके सामने से कोई वस्तु उठाएं, उसकी नजरों के सामने से, और आप उसको छुपाने की कोशिश कर दें और बहाना बना दे कि भाई कौवा ले गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं मानेगा इस बात को। वो खोजने की कोशिश कर देगा। वो हो सकता है ढूंढने लग जाए इधर उधर, आपके पीठ के पीछे ढूंढे, क्योंकि उसको पता है कि वो वस्तु अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो वस्तु अभी भी अस्तित्व में है। ऐसा नहीं है कि अब वो वस्तु उसके नजरों से गायब हुई तो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब यह है कि अब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो चुका है। तो ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, विशेषताएं थी सेंसरी मोटर स्टेज की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेज पे। अगला स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष के बीच, ठीक है, और ये प्रारंभिक बाल्यावस्था भी हम इसको कह सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज को। अब आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको हम आगे 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, जिसकी एज है 2 से 4 साल, और उसके बाद अगला है इंट्यूटिव पीरियड जिसकी एज है 4 से 7 साल। चलिए इसमें मैं सबसे पहला डिफरेंस जो मैं बताऊंगा वो ये है कि प्री कंसेप्चुअल पीरियड, इसका नाम ही है प्री कंसेप्चुअल, यानी कि अब इसमें बच्चे में कंसेप्ट डेवलप होना धीरे 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 वो स्टार्ट कर देता है। यानी कि प्रॉपर जो कंसेप्ट किसी चीज का होता है उससे पहले की पीरियड है, ठीक है। किसी भी चीज को लेके अब उसमें कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग फेज है कंसेप्ट को डेवलप करने का। और उसके लिए वो क्या करता है, सिग्निफायर्स का इस्तेमाल करता है। यहां मैं लिख भी देता हूं, सिग्निफायर्स, यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं इसको सूचकता। सूचकता इनका इस्तेमाल करके अब वो क्या है, कंसेप्ट डेवलप करना शुरू करेगा। अब आप कहेंगे कि सिग्निफायर्स क्या होता है। सिग्निफायर्स 2 तरह के बताए जीन पियाजे ने। सबसे पहला उन्होंने बात की है सिंबल की, सिंबल्स, और दूसरा उन्होंने बात किया है साइन, ठीक है। यहाँ पे सिंबल का अर्थ जीन पियाजे का सिर्फ और सिर्फ इमेज से था, इमेज, यानी कि बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज की इमेज बनाना अपने दिमाग में शुरू करता है। अगर वो अपनी माँ को देखता है तो अपनी माँ का इमेज अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देता है, अपने पिता की इमेज, जो भी वो आसपास की चीजें देख रहा है जिसका उसको अर्थ पता है, जो अपने आसपास वो होता हुआ देख रहा है, उनका इमेज डेवलप करना वो दिमाग में शुरू कर देता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा अपनी माँ का इमेज दिमाग में डेवलप कर रहा है। अब क्या होगा कि कोई भी उसके सामने उसकी अगर से माँ को पुकारता है या अपनी माँ की आवाज सुनता है, कहीं उसकी माँ अगर उसको बुला रही है, उसकी आवाज सुनता है, तो तुरंत उसके दिमाग में इमेज आ जाएगी अपनी मम्मी की। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसने क्या किया, इमेज बनाने स्टार्ट कर दी है अपने दिमाग में किसी भी चीज को लेकर। तो इस तरीके से वो सिंबल्स डेवलप करना शुरू करता है। सिंबल्स का मतलब यहाँ पे जीन पियाजे ने कहा था कि वो इमेज बनाना शुरू करेगा वो, ठीक है। दूसरा उन्होंने एक बात की थी साइंस,
यानी कि साइन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चा इसमें क्या करता है कि वो इमेज नहीं बनाता, इसमें वो उस वस्तु को लेकर किसी तरह का कोई शब्द या कोई चिन्ह अपने दिमाग में विकसित करना शुरू कर देता है। शब्द या चिन्ह कैसे विकसित करेगा? जैसे जैसे बच्चे में भाषा का विकास होगा वैसे वैसे वो शब्द, चिन्ह या उस चिन्ह को लेकर उसकी जो आवाज होगी, शब्द की जो आवाज होगी, उसको डेवलप करना दिमाग में शुरू कर देता है। इस तरीके से वो अब इंफॉर्मेशन रखना स्टार्ट कर देता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अब कंसेप्ट डेवलप करेगा, दो तरीके से करेगा। एक तो हो गया सिंबल्स यानी कि इमेज बनाएगा दिमाग में, दूसरा हो गया साइन कि इमेज नहीं बनाएगा, उस वस्तु से संबंधित शब्द, चिन्ह, आवाज उसके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उस फॉर्म में वो उस कंसेप्ट को रखना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने इस तरीके से बताया था कि इन दो तरीकों से बच्चा जो है अपना कंसेप्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंट्यूटिव पीरियड की, इंट्यूटिव पीरियड में क्या होता है, तो देखिए इंट्यूटिव पीरियड का मतलब ये है कि बच्चा इस स्टेज में इंट्यूटिव थिंकिंग करता है, इस स्टेज में इंट्यूटिव थिंकिंग करता है बच्चा। अच्छा, इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि बच्चे का जो चिंतन होता है वो क्रमबद्ध नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता बच्चे की थिंकिंग में, यानी कि वो कोई सिस्टमैटिक उसमें लॉजिक नहीं होगा। जो बच्चा सोचेगा उसमें सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं होता। ठीक है, और जब सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं होता तो इसका मतलब ऐसी थिंकिंग कहलाती है इंट्यूटिव थिंकिंग। हालांकि बच्चे की जो थिंकिंग है या जो रीजनिंग है वो इस वाले स्टेज के मुकाबले पहले से मजबूत हो जाती है, पहले से अब वो बेहतर तरीके से सोचता है, लेकिन सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं होता उसकी थिंकिंग में कि पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नहीं। इसके अलावा बच्चा क्या होता है कि इसमें वो बेसिक कंसेप्ट जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग ये सब कर तो लेता है, जोड़, घटा, गुना, भाग, ये बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो कर तो लेता है, छोटे छोटे सवाल। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो इनके पीछे जो नियम छिपे होते हैं ना, इनके पीछे जो नियम छिपे होते हैं, नियम, इनको समझ नहीं पाता। ठीक है, इनको समझ नहीं पाता कि जोड़ का आखिर अर्थ क्या है, या घटा का अर्थ क्या है, इससे गुना हो रही तो गुना का अर्थ क्या है, इसके पीछे का नियम क्या है, कैसे गुना होती है। वो तो एक अलग बात है कि हमने बच्चे को प्रोसेस बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करो, लाइन खींच लो, वो तो एक हमने एक प्रोसेस बता दिया, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि गुना होता क्यों है, क्यों करते हैं हम गुना आखिर। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इस स्टेज में प्री कंसेप्चुअल पीरियड में यहाँ पर ना कुछ लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस जो कि आप कह सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चे में दोष होते हैं या कमी होती है आप कह सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चे में इस स्टेज में बच्चे में एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब हिंदी में जीववाद बच्चे में पाया जाता है। जीववाद का मतलब यह है कि वो सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता, कई बार वो निर्जीव चीजों को भी सजीव समझने लगता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर वो अपने गुड्डे या गुड़िया के साथ जब वो खेल रहा है तो वो अपने गुड़िया को या गुड्डे को, अगर वो खुद दूध पी रहा है तो उसको भी पिलाने लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए उसको चोट लग गई तो उसको चुप कराएगा, क्यों? क्योंकि उसमें जीववाद है, वो सोच रहा है कि ये भी जीवित है हमारी तरह। तो इसका मतलब एनिमिज्म बच्चों में पाया जाता है। दूसरा, इस स्टेज में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, ये अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ईगो सेंट्रिक क्या होता है? ईगो सेंट्रिक जब बच्चा खुद को सेंटर में रख के सोचता है, वो सोचता है कि सारी चीजें उसके लिए हैं इस दुनिया की। आसमान में जो सूरज निकल रहा है वो उसी के लिए निकल रहा है, आसमान में तारे चांद जो कुछ है उसके लिए, है ना। उसके मम्मी पापा केवल उसके मम्मी पापा है, अगर उसके भाई बहन है तो उसके नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी पापा है। ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उसी के लिए हो रही है, तो मतलब खुद को सेंटर में रख के वो सोचता है इस स्टेज में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंट्यूटिव पीरियड की, तो इसमें जो सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है वो ये होता है कि इसमें बच्चा रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता। रिवर्स थिंकिंग बच्चा इसमें नहीं कर पाता। रिवर्स थिंकिंग का मतलब ये होता है जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा करके सोच देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मान लीजिए जब हम बच्चों को बताते हैं कि भाई 2 गुना 4 8 होता है ना, 2 गुना 4 कितना होता है, 8 होता है। लेकिन अगर बच्चे को यही प्रोसेस में उल्टा करके समझाऊं कि अगर आप 8 को भाग कर देंगे 4 से तो हमें कितना मिलेगा, 2। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ पे मैं बच्चे को गुणा कर रहा हूँ कि 2 गुना 4 2 चौक 8, लेकिन 8 को जब हम भाग करेंगे 4 से तो 2 आएगा। तो ये एक रिवर्स थिंकिंग है, ये बच्चा नहीं कर पाता। या मैं दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि बच्चे के घर से जो उसके स्कूल की दूरी है, ठीक है, बच्चे के घर से जो स्कूल की दूरी है उतनी ही दूरी उसके स्कूल से घर की ही तो होगी, है ना, ये दूरी आपस में बराबर होगी। लेकिन बच्चा इस तरीके से नहीं सोच पाता कि जो दूरी उसके घर से स्कूल की है वही दूरी उसके घर स्कूल से घर की होगी, है ना। तो यहाँ पर ये रिवर्स थिंकिंग है, लेकिन बच्चा इस स्टेज में रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता। आई होप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेज में है हम, अगला है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि तीसरा स्टेज है। और इसमें जो इन्होंने एज बताई है वो बताई है 7 से 12 साल के बीच, ठीक है। इससे पहले हम 2 स्टेजेस कर चुके हैं, सेंसरी मोटर स्टेज हम कर चुके हैं और जो अभी हमने किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज वो हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलिए, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, हिंदी में ठोस, यानी कि ऐसी चीज जो उसके सामने है, जो बच्चे के सामने जो वस्तु रखी है वो सारी चीजें ठोस कहलाती हैं, है ना। अब जो उसके सामने नहीं है वो नहीं है। इसका मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब यह है कि इस स्टेज में बच्चा जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी चिंतन करता है, जो कुछ भी थिंकिंग करता है वो पूरी तरीके से ठोस वस्तुओं के आधार पे करता है ना, ठोस वस्तु के आधार पे करेगा वो। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट उसके सामने है तो बच्चा उसके बारे में सोच पाएगा, अगर उसके सामने नहीं है तो बच्चा नहीं सोच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं बच्चों के सामने इस तरीके से 3 बर्तन रख दूं, 3 बर्तन रख दूं मान लीजिए, है ना, मैंने 3 बर्तन रख दिए बच्चे के सामने, मैंने इनका नाम रख दिया ए बी सी, और मैं बच्चे को प्रॉब्लम देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई बी ए से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, ठीक है। और अब मैं फिर पूछूं बच्चे से कि बता बेटा, बच्चों बताओ कि सबसे छोटा कौन है, ए बी या सी। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने है तो बच्चा इजीली बता देगा कि सबसे छोटा सी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये बर्तन रखता ही नहीं, है ना, और मैं सीधा कहता कि जैसा कि हम रीजनिंग में पढ़ते भी हैं कि अगर मैं कहूँ कि ए बी से नहीं, बी ए से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है ना। तो अब क्योंकि बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो बच्चा इस तरह के कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने कोई ठोस वस्तु नहीं है। अगर ठोस वस्तु होती तो उसको देखकर वो चिंतन कर पाता और उसका जवाब वो आसानी से दे पाता, ठीक है। तो ठोस वस्तु के आधार पर बच्चा चिंतन इस स्टेज में करता है। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चे की जो थिंकिंग है वो पहले से और अधिक क्रमबद्ध हो जाती है ना, क्रमबद्ध हो जाती है, क्रमबद्ध चिंतन करता है, सिस्टमैटिक रूप से सोचता है, क्योंकि अब वो इंट्यूटिव पीरियड में नहीं है, इंट्यूटिव पीरियड को पार कर चुका है, तो इसलिए उसकी जो थिंकिंग है वो पहले के मुकाबले क्रमबद्ध हो जाती है। इसके अलावा बच्चे में इस स्टेज में पलटावी का गुण जो होता है वो विकसित हो जाता है। पलटावी को जिस हमने पीछे लिखा था रिवर्स थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं रिवर्स थिंकिंग, ये बच्चे में डेवलप इस स्टेज में हो जाता है। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चे में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला बच्चे में संरक्षण का, यानी कि कंजर्वेशन, संबंध का, आपस में संबंध स्थापित करना वस्तुओं में, ठीक है। और जो तीसरा है वो है वर्गीकरण का, वर्गीकरण का। ये 3 चीजें इस स्टेज में बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है। संरक्षण हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संरक्षण का अर्थ क्या होता है। संबंध मतलब ये है कि वो विभिन्न वस्तुओं में संबंध स्थापित कर पाता है। अगर उसको 4-5 वस्तुएं दी जाती हैं तो आसानी से संबंध स्थापित कर लेगा कि भाई कौन वस्तु किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है,
ठीक है, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, इस तरीके से वो संबंध स्थापित कर लेता है। और वर्गीकरण का मतलब यह है कि बच्चा जो होता है विभिन्न वस्तुओं में अंतर कर पाता है, उनको वर्गीकृत कर पाता है, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है। किस आधार पे? उनकी विशेषताओं के आधार पे। मान लीजिए अगर मैं बच्चों को अलग अलग कलर्स के कुछ बॉल दे दूं, 4-5 कलर के, तो बच्चा क्या करेगा, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देगा उनके बेसिस ऑफ उनके कलर, ठीक है, कलर के आधार पे उनको बांटना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चे में वर्गीकरण का जो गुण है वो विकसित हो चुका है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस की, यानी कि सीमाएं, क्या क्या चीजें इस स्टेज में बच्चे में नहीं हो पाती, तो सबसे पहली चीज, बच्चा इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा इस स्टेज में नहीं कर पाता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब जब तक कोई वस्तु उसके सामने ना हो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा, है ना। और अमूर्त चिंतन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो बच्चे के सामने नहीं है, हालांकि वो चीजें इस स्टेज में बच्चा नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो सोलर सिस्टम बच्चे के सामने तो है नहीं, तो इसलिए मुश्किल होता है बच्चे को इस स्टेज में सोलर सिस्टम पढ़ा पाना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि बच्चा जो चिंतन है इस स्टेज में वो पूरी तरीके से क्रमबद्ध नहीं होता, हालांकि पहले के मुकाबले क्रमबद्ध हो चुका होता है चिंतन, लेकिन पूर्ण रूप से क्रमबद्ध इस स्टेज में नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चा किसी भी समस्या के विभिन्न समाधानों के बारे में नहीं सोच पाता, ठीक है। किसी भी समस्या के विभिन्न समाधानों के बारे में बच्चा नहीं सोच पाता, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में बच्चा अभी भी नहीं सोच पाता। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती है इस पीरियड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि हम इसको कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। फॉर्मल का यहाँ पे हम हिंदी टर्म जो यूज करेंगे वो है अमूर्त, ठीक है। अब देखिए, इसका जो पीरियड है वो 11 साल से लेकर शुरू होता है और अडल्टहुड तक चलता है, यानी कि 17-18 साल तक। और इस स्टेज में जितना भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए वो इस पीरियड के आखिर तक हो चुका होता है, यानी कि इस स्टेज को पार करते करते, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को पार करते करते बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली चीज तो बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन मतलब ये है कि बच्चा अब ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जो उसके सामने नहीं है। इसीलिए हम बच्चों को इस चीज में कई मुश्किल कंसेप्ट जैसे कि एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, ये हम बच्चों को इस स्टेज में क्यों पढ़ा पाते हैं? क्योंकि बच्चा अब इनके बारे में सोच सकता है। एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कि जिनके लिए बच्चे में अमूर्त चिंतन होना बहुत जरूरी है। इस टाइप से कंसेप्ट बच्चा कर पाता है। जरूरी नहीं है कि वो चीज होगी तभी सोचेगा, अब कोई चीज उसके सामने नहीं है तब भी वो उस बारे में सोच सकता है, यानी कि अमूर्त चिंतन बच्चा अब कर पाता है इस स्टेज में। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। पूर्ण क्रमबद्धता बच्चे में आ जाती है, यानी कि पूरी तरीके से वो चीजों को सिस्टमैटिक रूप में सोचना शुरू कर देता है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टेज में होती है वो होती है कि विकेंद्रण। इंग्लिश में जो अभी हमने पढ़ा था डीसेंटरिंग, ये बच्चे में विकसित हो जाता है पूरे तरीके से, पूर्णतः विकसित हो जाता है बच्चे, यानी कि बच्चा अब फैक्ट बेस्ड, रियलिटी बेस्ड थिंकिंग करता है। ज्यादातर वो सोचता भी है तो फैक्ट बेस्ड सोचता है किसी भी समस्या के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इस स्टेज में जो बच्चे में होती हुई हमें दिखाई देती है। तो पियाजे ने जो अभी अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी उसमें मेजरली यही 4 स्टेजेस थे और इन चारों स्टेजेस के बारे में हमने 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात की, जैसे कि अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, स्कीम्स,
स्कीमा, कंजर्वेशन, डिसेंटरिंग। उसके बाद हमने बात करी एक एक करके इन सब के बारे में। फिर हमने 4 स्टेजेस पढ़े डेवलपमेंट के, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।